चाहता हूं और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम वन बाय वन सबसे बात करेंगे ताकि हम सबके विषयों को भी एक एक करके समझ सकें। संजय सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या भारत में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं जैसा आज आपने ट्वीट किया, और क्या ये फिर अगर घटनाएं बढ़ी हैं तो इसके कारण क्या हैं, या फिर ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। भारत में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, निश्चित रूप से बढ़ी हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए देश के मुख्य न्यायाधीश जो दलित समाज से आते हैं, गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। यह दुस्साहस करने का बल कहां से मिला, यह हिम्मत कहां से आई? यह हिम्मत आई उन लोगों की जो गवई साहब के लिए आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं। ऐसे वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, खुलेआम कह रहे हैं इनके मुंह पे थूक देना चाहिए, इनको तो गोली से मारना चाहिए। ऐसे ट्वीट, ऐसे वीडियोस मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बहुत शर्म के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उन लोगों को जो ऐसे वीडियो बनाते हैं भारत के प्रधानमंत्री ट्विटर पे फॉलो करते हैं, और कार्रवाई के नाम पर जब एक अजीत भारती नाम के शख्स को बुलाया जाता है नोएडा की पुलिस के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी का खेल देखिए कि उसको बचाने के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके साथ जाता है। तो आप बताइए, मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने के बावजूद राकेश किशोर मीडिया में आके बयान दे रहा है कि हमें कोई अफसोस नहीं है, और खुलेआम चीफ जस्टिस को गालियां दी जा रही हैं, उनके गले में हांडी बांध के एक वीडियो बनाया गया है ब्रजेश जी, जो छुआछूत के उस युग की याद दिलाता है जब दलितों के गले में हांडी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के उनको चलने के लिए मजबूर किया जाता था, जब मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था, और आज भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। आज आईपीएस की घटना पूरन कुमार जी की है, वो अभी अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन ये ताकत कहां से आ रही है? ये ताकत आ रही है घृणा और नफरत से भरी हुई सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और डबल इंजन की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं जो दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति नफरत की भावना रखती हैं। इसी के कारण से उत्तर प्रदेश आज ऐसा राज्य बन गया है, पूरे देश में जितनी दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, भारत सरकार का डाटा कह रहा है, अकेले 23% घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, अकेले 23% घटनाएं यूपी में हुई हैं दलित उत्पीड़न की। हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया जाता है। तो आप दलित समाज के लोगों को इंसान नहीं समझते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। और इनका इतिहास क्या है? 100 साल की आरएसएस हो गई, लेकिन जब ये 100 साल का अपना 100वां वर्ष मना रहे थे हर्षोल्लास के साथ, तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं बता सके, भागवत जी भी नहीं बता सके कि 100 वर्षों में एक भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी आरएसएस का प्रमुख। अच्छा, आपने एक वीडियो बनाया हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार जिन्होंने आत्महत्या कर ली, इंसान ही नहीं मानते। जी हाँ। तो पूरन कुमार के मामले को लेकर भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ एक एसआईटी बना दी गई और एक्शन के नाम पर अभी कुछ भी नहीं। ये कोई छोटी घटना नहीं है ब्रजेश जी, ये कोई छोटी घटना नहीं है ब्रजेश जी। आप उस पूरी घटना को सुनेंगे, देखेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये कोई छोटी घटना नहीं है। आजादी के 78 साल के बाद दलित समाज से आने वाले एक आईपीएस अफसर, जिनकी पत्नी खुद आईएएस हैं, उनका इतना उत्पीड़न किया जाता है 2022 से कि उनको अंत में मौत को गले लगाना पड़ता है। उनको थाने के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, उनको बार बार दलित जाति सूचक शब्दों से गालियां दी गईं, उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ उनके ही एसपी ने, एडीजी रैंक के अधिकारी थे पूरन कुमार जी, उनका एसपी रोहतक जिले का एफआईआर लिखता है। डीजीपी उनको प्रताड़ित करता है। अपने पिता की मृत्यु पर भी वो घर नहीं पहुंच पाए, छुट्टी मांगते रह गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितनी मानसिक प्रताड़ना दी गई होगी कि उसने आत्महत्या कर ली। जब देश का मुख्य न्यायाधीश
दलित समाज से आते हैं इसलिए वो सुरक्षित नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी जिसने 20-25 साल पुलिस को अपनी सेवाएं दी, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो दलित समाज के लोगों की हालत इस डबल इंजन की सरकार में, ये मोदी के नए भारत में, ये भाजपा के नए भारत में क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भले आप राजनीतिक रूप से कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन दलितों का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हरियाणा में 3री बार सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में 2 बार की सरकार है, केंद्र में 3री बार मोदी जी हैं, दलित उनके साथ हैं। तो फिर ये आप उत्पीड़न का आरोप उनके ऊपर कैसे लगा सकते हैं? बात नहीं करना चाहता ब्रजेश जी, आज मैं सरकारों पे बात नहीं करना चाहता ब्रजेश जी, क्योंकि सरकारों पे बात करेंगे तो फिर वोट चोरी का भी मुद्दा उठेगा, मैं उस पे बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 543 में से 543 सीटें भी मिल जाएं तो क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि आप बाबा साहब के संविधान को कुचलेंगे? आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे? आप मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूते फेंकवाएंगे? आप समाज में देश के मुख्य न्यायाधीश के प्रति घृणा फैलाएंगे? अगर आपको 543 सीटें भी मिल जाएं तो क्या आपको इस बात का अधिकार मिल जाता है कि आप दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का शोषण करेंगे, उनका उत्पीड़न करेंगे? तो ये किसको कैसे रोका जाए? आप लोग कुछ सजेस्ट भी तो करें। गांधी का देश, आरोप प्रत्यारोप के अलावा हमें कुछ सुझाव देना चाहिए कि ऐसे रोक सकते हैं। आपकी नफरती भाषा पे पहले रोक लगाइए, पहली शुरुआत तो वहां से करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के काडर, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, भारतीय जनता पार्टी के वे ट्विटर हैंडल जिसको खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, वो दलितों को गालियां देते हैं, वो बाबा साहब को गालियां देते हैं, खुलेआम गालियां देते हैं, वो देश के मुख्य न्यायाधीश को गालियां देते हैं, वो खुलेआम कहते हैं सरकार भी हमारा है, सिस्टम भी सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, खुलेआम कहते हैं जी। तो उनका तो मनोबल बढ़ेगा ना। धन्यवाद संजय जी। आप सोचिए ना जी। संजय जी, मैं आग्रह करूंगा अगर आपके पास समय हो तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और रामजी लाल सुमन को अगर सुनना चाहें तो वो पैनल में आपके साथ मौजूद हैं, 2 बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं। नहीं, मैं बैठा हूं। अगर आप उनको सुनना चाहें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको जरूर सुनिए, बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं। वरिष्ठ नेता, मैं बैठा हूं, मैं